दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहली खबर वर्ल्ड सॉफ्ट पावर रैंकिंग को लेकर आई है और पहली बार भारत ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा एक शॉकिंग खबर पाकिस्तान और यूक्रेन से आ रही है, जहां पर यूक्रेन पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया करा रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल अगर यूक्रेन की एक ऐसी डिफेंस कंपनी जिसने रशिया यूक्रेन वॉर में लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के जरिए अपनी पहचान बनाई है, पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन की तरफ बढ़ती है, तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर साउथ एशिया की सिक्योरिटी कैलकुलेशन पर भी पड़ सकता है। अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूक्रेन डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी फायर पॉइंट पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ पोटेंशियल एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत कर रही है। फायर पॉइंट्स को खासतौर पर लो कॉस्ट और लॉन्ग रेंज अनमैन्ड स्ट्राइक सिस्टम्स बनाने के लिए जाना जाता है। यूक्रेन के ऑनगोइंग वॉर में इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल डीप टारगेट तक हमला पहुंचाने के लिए किया गया है। यही वजह है कि अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हासिल करता है या इसके डेवलपमेंट में पार्टनर बनता है, तो इंडिया सहित पूरे रीजन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है। फायर पॉइंट की सबसे ज्यादा चर्चा उसके FP1 सीरीज ड्रोन्स को लेकर होती है। ये एक तरह के वन वेड अटैक ड्रोन्स है। आसान भाषा में समझे तो इनका प्राइमरी पर्पस टारगेट तक पहुंचकर अपना वॉरहेड डिलीवर करना होता है। इन सिस्टम को रिलेटिवली लो कॉस्ट रखने की कोशिश की गई है ताकि इन्हें बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक FP1 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 60 से 120 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसकी रिपोर्टेड रेंज भी काफी ज्यादा बताई जाती है। कुछ वर्जन्स लगभग 1600 किलोमीटर तक की रेंज के लिए बताए जाते हैं, जबकि एक्सटेंडेड डीप स्ट्राइक वेरिएंट की रेंज 2600 किलोमीटर तक बताई गई है। अगर ये फिगर्स ऑपरेशनली सही साबित होते हैं तो ये टेक्नोलॉजी काफी सिग्निफिकेंट बन जाती है, क्योंकि 1600 से 2600 किलोमीटर जैसी रेंज किसी ड्रोन को सिर्फ बैटलफील्ड वेपन्स नहीं रहने देती, बल्कि वह स्ट्रेटेजिक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हिस्सा बन सकता है। इन ड्रोन्स में सैटेलाइट नेविगेशन और इनर्शियल गाइडेंस जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM जैसी टेक्नोलॉजीज का भी दावा किया जाता है। इसका बेसिक पर्पस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग जैसी प्रॉब्लम्स के बीच ड्रोन को अपने टारगेट तक पहुंचने में मदद करना है। आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। किसी ड्रोन को सिर्फ डिटेक्ट करना ही काफी नहीं है। अगर एनिमी उसके नेविगेशन सिग्नल्स को जैम कर दे या कम्युनिकेशन लिंक्स को डिस्टर्ब कर दे, तो ड्रोन अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसे सिस्टम्स में नेविगेशन और गाइडेंस को ज्यादा रेजिलेंट बनाने पर काफी फोकस किया जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि रिलेटिवली चीप ड्रोन किस तरह एक्सपेंसिव मिलिट्री सिस्टम के सामने बड़े चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। एक हाई एंड मिसाइल की कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है, जबकि कुछ ड्रोन कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में बनाए जा सकते हैं और उन्हें बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया की कई मिलिट्रीज अब लो कॉस्ट मास ड्रोन वॉरफेयर पर ध्यान दे रही है। अब पाकिस्तान की तरफ आए तो उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी काफी अट्रैक्टिव हो सकती है। पाकिस्तान लंबे समय से अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भारत के मुकाबले बैलेंस करने के लिए डिफरेंट एसिमेट्रिक ऑप्शन पर फोकस करता रहा है। लॉन्ग रेंज अनमैन्ड स्ट्राइक सिस्टम उसके लिए सर्विलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या फायर पॉइंट वास्तव में पाकिस्तान को ये सिस्टम बेचने जा रहा है? फिलहाल उपलब्ध इंफॉर्मेशन में प्राइवेट सेक्टर डिस्कशन और पोटेंशियल कॉपरेशन की बातें सामने आई है। इसे अभी किसी फाइनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील या कंफर्म प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, जब तक कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील सामने नहीं आती। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर पाकिस्तान को मल्टी 1000 किलोमीटर रेंज वाले अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो उसकी पोटेंशियल स्ट्राइक रीच काफी बढ़ सकती है। ट्रेडिशनल बैटलफील्ड ड्रोन्स आमतौर पर रिलेटिवली शॉर्ट रेंज सर्विलेंस या टैक्टिकल मिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला प्लेटफॉर्म मिलिट्री बेसिस, लॉजिस्टिक हब्स, रडार इंस्टॉलेशन और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स को ज्यादा दूर से टारगेट करने के लिए कैपेबिलिटी दे सकता है। अगर 2600 किलोमीटर तक की रिपोर्टेड रेंज वाले सिस्टम को देखें तो थियोरेटिकल कवरेज काफी बड़ा हो जाता है। हालांकि
हालांकि एक्चुअल ऑपरेशनल रेंज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे पेलोड, फ्लाइट प्रोफाइल, नेविगेशन कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एनवायरनमेंट और ड्रोन की कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए सिर्फ मैक्सिमम रेंज देखकर किसी सिस्टम की एक्चुअल मिलिट्री इफेक्टिवनेस तय नहीं की जा सकती। इसके अलावा भारत के पास भी एक बड़ी एडवांटेज है। भारत लगातार अपनी काउंटर ड्रोन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड सर्विलेंस नेटवर्क्स का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल टाइप थ्रेट्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन चैलेंजेस ये है कि लो कॉस्ट ड्रोन्स को बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में डिफेंडर के लिए हर इनकमिंग ड्रोन को एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना हमेशा इकोनॉमिकली इफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए फ्यूचर वॉरफेयर में लेयर्ड एयर डिफेंस और कॉस्ट इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की इंपोर्टेंस और बढ़ने वाली है। फायर पॉइंट्स और पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर एक बड़े ट्रेंड की तरफ भी इशारा करती है। आज बैटलफील्ड में इस्तेमाल होकर प्रूवन हुई टेक्नोलॉजी तेजी से इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट तक पहुंच रही है। यूक्रेन वॉर ने ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लो कॉस्ट प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम को बैटलफील्ड पर बड़े स्केल पर टेस्ट किया है। अगर यूक्रेन जैसी एक्टिव बैटलफील्ड से डेवलप टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसे देश तक पहुंचती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक नए ड्रोन सिस्टम के आने तक सीमित नहीं होगा। इससे पूरे रीजन में सर्विलेंस, एयर डिफेंस और लॉन्ग स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को लेकर नई प्लानिंग शुरू हो सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान की सैन्य मदद की जा चुकी है और एक बार फिर से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर रैंकिंग की। दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों, पैसों या बड़ी सेना से तय नहीं होती। कई बार किसी देश की असली ताकत ये होती है कि दुनिया के लोग उसके कल्चर को कितना पसंद करते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन पर कितना भरोसा करते हैं और उसकी बात को कितनी सीरियसली लेते हैं। इसी को समझने के लिए सामने आया है वर्ल्ड सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 और इसमें भारत ने दुनिया के टॉप 10 देशों में जगह बना ली। इस इंडेक्स को ISSF ने जारी किया है। इसमें दुनिया के 194 देशों को शामिल किया गया और ये देखने की कोशिश की गई कि कौन से देश अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर के अलावा अपनी कल्चर, डिप्लोमेसी, इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल इमेज के जरिए दुनिया पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। इस रैंकिंग में भारत को 10वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर 81.6 रहा। ये भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस सिर्फ GDP या मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं बनता। अगर दुनिया किसी देश की फिल्मों, म्यूजिक, फूड, हिस्ट्री, एजुकेशन और आइडियाज में इंटरेस्ट लेती है तो ये भी उस देश की ग्लोबल पावर का हिस्सा बन जाता है। अगर टॉप 10 की बात करें तो इस रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर है जिसका स्कोर 92 है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है जिसे 89.8 स्कोर मिला है। तीसरे नंबर पर चाइना है जिसका स्कोर 88.4 है। चौथे नंबर पर इटली 82.2 के स्कोर के साथ है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों 88 स्कोर के साथ 5वें और 6ठे स्थान पर है। 7वें पर स्पेन जिसका स्कोर 86 है। 8वें स्थान पर जापान 84 के साथ और 9वें पर स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर 82.1 है। और इसके बाद भारत का नंबर आता है जिसको 81.6 स्कोर मिला है। भारत के लिए ये रैंकिंग इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत की ग्लोबल प्रेजेंस लगातार बढ़ी है। भारत की एंशिएंट कल्चर, योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, फूड फेस्टिवल्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके अलावा भारत की डिप्लोमेसी भी पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है। सॉफ्ट पावर का मतलब आसान भाषा में समझे तो ये किसी देश की वह ताकत है जिसके जरिए वह दूसरे देशों को बिना मिलिट्री प्रेशर के इन्फ्लुएंस कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर दुनिया के लोग किसी देश की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, उसकी मूवीज देखना चाहते हैं या उसके कल्चर को अपनाना चाहते हैं तो ये उस कंट्री की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। इस रैंकिंग में भारत के ठीक बाद साउथ कोरिया 11वें नंबर पर है जिसका स्कोर 80.2 है। सिंगापुर 12वें नंबर पर है, उसका स्कोर 79.8 है। वहीं तुर्की 19वें नंबर पर है, उसे 76.7 स्कोर मिला है। हालांकि इस इंडेक्स को GDP रैंकिंग या किसी देश की मोरल वैल्यू की रैंकिंग समझना सही नहीं होगा। इसका फोकस ये देखने पर है कि दुनिया में किस देश की कल्चर, अपील, इंस्टीट्यूशन, लीडरशिप और ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना है। और यही बात भारत के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। भारत आज सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी या बड़ी पॉपुलेशन वाला देश नहीं बनना चाहता बल्कि दुनिया में अपनी ग्लोबल इमेज और इन्फ्लुएंस को भी मजबूत कर रहा है। अगर आने वाले वर्षों में भारत अपनी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिप्लोमेसी और कल्चर इन्फ्लुएंस को और मजबूत करता है तो सॉफ्ट पावर के ऐसे ग्लोबल रैंकिंग में भारत की पोजीशन और ऊपर आ सकती है। खैर दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो
हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।